बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पते की सेकंड एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बगैर शुरू करते हैं। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली के तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ था और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस लगे थे। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब को खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थीं, जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पे भूरी सी लकीर भी पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसको जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा किया करके बाआवाज़ से बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालिदा भी बेटी की निकाह के ताक़ुब में इस तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने के बाइस इस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता था और दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो जरा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त भूल गई हो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद करवाई देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। इसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई, आंखों में गुस्सा दराया। ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपकी उंगलियों के निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन है और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स इनफ। इस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने फिरते हैं? किसी ने इसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती इनके बराबर आन खड़ी हुई। हया को एकदम ही जैसे ढारस से मिली। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ? माय फुट। जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज में बोली, आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सिरा बना देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही दे सकते हैं। अजीब खातून है आप, खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम। शॉप का मैनेजर तेजी से इनकी तरफ आया। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर डिस्टर्ब। और मैनेजर साहब। अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर, आप मोहतरमा। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज शोर ना करें। अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। हया के तो तलवों पे लगी सर पे बिछी। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलें हम ही चलते हैं, इनका तो दिमाग खराब है। लड़की ने खफगी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफुर भरी निगाह इस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा। अहमद भाई? मेजर अहमद। मेजर साहब, तो क्या वो तौबा है आजकल की लड़कियों की। वालिदा साहबा मुसलसल नापसंदीदगी से बड़बड़ाई।
बड़बड़ाती निकल गई। वो लब भीड़ से खड़े इन्हें जाते देखते गई। इसे इस शख्स की मेजर अहमद होने पे कोई शुबा नहीं रह गया था। भैया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले, हम भी खिसक जाएं। डीजे ने इसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ी। बाहर खुली फजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफा था जब इसने खदीजा के इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंसती। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई इसे ख्वाजा सिरा बने देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सिरा बने देखा था ना? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं, इसने बेजाई से शाने हिचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। नेक्स्ट पार्ट। 28 जनवरी को इसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया, जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवीओ मांगने ताया फुरकान के घर आई। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा भी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि सेबांची यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके पास चली आई, वरना उस रोज की साइमा ताई की बातें अभी तक निश्चर की तरह चुपती थी। फ्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तन्हा इतनी दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है। भाई खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इक़दार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा ना उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए इनके लहजे में फख्र दर आया था। हया के हलक तक करवाहट घुल गई। जी बेहतर, मैं जरा इरम से मिल लूं। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ की वजह से नहीं पहनती, वहां जरूर पहनेंगी। इसने तो बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे। और रही सर ढकने की बात, तो खैर सेबांची में सख्ती से हराम था। शुक्र। इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो बेदिली से इसके बेडरूम पे बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, तो मजबूरन इसे इंतजार करना था। दफ्तर सेलफोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेलफोन इसके साथ ही तकिए पर रखा था। इसने गर्दन झुकाकर देखा। सेलफोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम भी लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फोन की स्क्रीन को देखने लगी। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम के साथ महफूज किया हुआ था? हया ने मुख्तलिफ निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फोन पर 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर में खुल गया। मैं कॉल कर लूं? सुबह से बात नहीं हुई, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेलफोन वापस तकिए पर उल्टा करके रख दिया। एक लम्हे में इसे सब कुछ समझ में आ गया था। इरम ताया फुरकान की स्कार्फ वाली सर ढकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मजीद बैठे बिना वहां से निकल आई। ईवीओ इसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज इस्तेज़ाइया भरी मुस्कुराहट के साथ इनको जरूर देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना, निकाब करना किरदार की पुख्तगी की इलामत नहीं होता, इसने बेख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सेबांची यूनिवर्सिटी ने इसे इसके हॉस्टल के मुतालिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पे नींद दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मुज़ैका खस जवाब भेजने लगी। क्या आप अपने किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ।
ड्रिंक करती हैं, वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सब झगड़ालू और खूंखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफा खत्म हुआ तो इसने नेक्स्ट को दबाया। सोच रही थी कि अगले सफे के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मंसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का इसका कतन कोई इरादा ना था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफे के बजाय फॉर्म फुल करने का शुक्रिया, हम आपका रूम अलॉट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा आया तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झुंझुला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सुबांची को जा चुका था और इसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी। इसने एक निगाह खुले सूटकेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफे पलटने लगी। एस के सफे पर 4 सतूर में सबीन फुप्पो के घर का पता और फोन नंबर लिखा था। इसने वो सफा फाड़ा और तय करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफा जहां सिकंदर इसे मिल जाए फिर वो अपने बीते माहों साल का हिसाब जरूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठी और सामने लैपटॉप पर खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहां अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदरे उलझकर इस मेल को देखा और खोला, भला अब साइबर क्राइम वाले इससे क्यों राब्ता कर रहे थे। सफा खुल गया। वो जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया को उसकी मेल के जवाब में आई थी, जो चंद रोज कबल इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ इसे अपना फोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, तो तमाम तफसीलात जरूरी थी। वो अब तक इस फॉर्म को देखती गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने इसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मैसेजेस, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या इसे बेवकूफ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था? या मगर फिर इसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। इसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर इसने सेंड को दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन देखती रही। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का इसको यकीन हो गया था। नेक्स्ट पार्ट। एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े से तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज सी होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना दाया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ से। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे और इनकी फ्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। इसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइन की वो पाकिस्तानी नजाद ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं सामान गुम हो जाएगा। हथेली की पुछ से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ों का सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद आप किसी मसले से दो चार हो। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इनके पहली दफा बैनुल अक़वामी फ्लाइट लेने के पेश नजर कह रही थी और हया भी
हया मान भी जाती मगर डीजे अड़ गई। हरगिज नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी भरमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक को तो उठाना ही पड़ेगा ना। फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुतरन्नम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। हया बेख्तियार हंसी। से डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इन दोनों की नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाएं तरफ तीन नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मजा आ जाए हया अगर इस सीट पे कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे रह गए कि एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने सूट 2 पीस में बेहद फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए और धप से इन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया जरा गैर आरामदेह महसूस करके मजीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खदीजा मुखालिफ सिमत में। मुझे उस्मान शब्बीर कहते हैं, शेख उस्मान शब्बीर। अपनी भारी आवाज में वो खुशदिली से गोया हुआ। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो जबाद भाई की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया हुआ था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रहायश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मजीद अपने पर्स में झुक गए और डीजे ने मजीद मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि इसकी नाक सफात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो वो किसका बेटा है? मजीद नजरअंदाज करना मुश्किल था। हया ने रुख उस्मान शब्बीर की जानिब मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे किया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शब्बीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जवाइयां रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज के सफर इसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफर ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत पेश ही नहीं आई। इस सब पे उनकी अलमनाक दास्तान जो मुख्तसरन कुछ ऐसे थी कि वो इनकी बेगम अरसे 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थे। चूंकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कजन का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से खासा बिगड़ चुका था। तो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खूह में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया था, जिसपे 8वें फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज था। इसके पेशतर वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते हुए मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताजा दम हो गए। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जोड़ा आलू व सब्ज कटलस, पनीर जलफरेजी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बायस वो आगे होकर बैठती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। तुर्किश फूड बहुत जबरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुतज़ब्ज़िब से हया हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सियाडिया स्मैक मंगवाते हैं। ये रिवायती तुर्क चावल हैं, सफेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ, मशरूम एंड चीज ऑमलेट, जरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए मगर जब खाना आया तो हया का दिल खराब होने लगा। खाने की खुशबू सुनकर ही इसका जी मतलाने लगा था। उस्मान शब्बीर बड़े बड़े लुकमे लेते मजे से खा रहे थे। डीजे बमुश्किल एक चमचा लेकर ही
दोहरी हुई हया भी बदमजा हो गई थी। इतना फीका खाना इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चक्कर उन्होंने बर्तन पड़े कर दिए। उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिलजमी से खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इनके नथनों में घुस रही थी। अगर यही तो फूड था तो इसे लगा तुर्की की 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डायवो बस में भी नहीं मतलाया था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पे दुपट्टा रखकर सो गई। नेक्स्ट पार्ट। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरना था। वहां कुछ देर का कयाम था और फिर इस्तांबुल। अबू धाबी उतरने से कब्र खिड़की के पास जमीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। जमीन का वो कुरा इतना हसीन था कि इसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई। वो महल से यकटक वो मंजर देखते रहे। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पे लैंड किया था। इस्तांबुल की फ्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज से चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गई। 5 यूरोस का इतलासात कार्ड खरीदकर और फोन बूथ की तरफ बढ़ गई। कितार में फोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था के डलने का नाम ही ना ले। इसे एयरपोर्ट पर फोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोहनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स इनकी तरफ पुश किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगा घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पे निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तय करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतजिर सी इसे देख रही थी। अच्छा, मैं जरा बात कर लूं फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज सुनाई दे रही थी, तभी रुख मोड़ गया। वो दोनों इस तरह खड़ी इसे देख रही थी। इनसे वो अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल्जेरियन और मिस्री असातिज़ा इन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, अब रुख फेरे करते परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? करूंगा, पैसों का इंतजाम कहा जो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो, जाहिल औरत। तैश से इसने दबी सी आवाज बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से बात हो गई है। इसके काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और बात की है। इसने रुककर कुछ सुना और फिर मजीद झुंझलाहट से बोला, अच्छा फोन रखो। अच्छा, फोन रख रहा हूँ। मरहबा। इसने खटाक से फोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। मुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते वो अब इनका कार्ड लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। सैफ ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हटकर दूर चला गया। बस एक मिनट की कॉल कर दें, कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तंबीह की। सुलेमान साहब ने पहली ही घंटी पे फोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं, तौबा कितना रोती है। जी अब्बा जी। वो चुप हो गई है और फिर जल्दी अपनी खैरियत बताकर फोन बंद कर दिया। डीजे ने भी बमुश्किल 1 मिनट घर बार की। बाद में बकिया रकम देखी तो बमुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत और कंजूसी पे खूब पछताएं कि अब अबू धाबी से निकलकर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब इन्हें अपना सामान लेना था। वहां बहुत से टायर्स चल रहे थे। हर टायर पर
बैग्स और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। इन्हें कतन इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवास सी भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजरता तो वो डीजे का हाथ खींचकर इधर भागती, मगर करीब से देखने पर वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर ये इस पे किसी और का नाम दर्ज होता। हया बताओ, अब बैग कहाँ से ढूंढे? डीजे ने परेशानी से इसे देखा। इनका सांस धोंकने की तरह चल रहा था। हया ने बमुश्किल थूक निकली और चेहरे पे आते बाल कानों के पीछे उड़ोसे। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे सच में नहीं समझ आ रही कि मैं आज जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा, फिर अपनी हथेली इसके सामने फैलाई। हाथ मारो। मैं भी आज पहली दफा जहाज में बैठी हूँ। हया ने जोर से इसके हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़े। काफी देर बाद इनको टायर्स की लिस्ट नजर आई, जिसपे हर फ्लाइट के मखसूस टायर का नंबर दर्ज था। फहरिस्त देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतनी थक चुकी थी कि जब डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पे बैठने को कहा तो वो अपना सारा नखरा और गुरूर बलाए ताक रखकर उधर जमीन पर बैठ गई। अपने बैग के साथ वो दोनों अब मजे से फर्श पर बैठी हर आते जाते को देख रही थी और इर्द गिर्द मुहज्जिब नफीस लोग हैरत से इनको देखते हुए गुजर रहे थे। नेक्स्ट